आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा मंगल है, पूड़ी बट रही है लखनऊ में। अलग ही पूड़ी लगती है, कुछ भी कहो, प्रसाद की पूड़ी अलग ही लगती है। तो निर्मला सीतारमण जो हैं, अपॉइंटेड एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया येट अगेन 2014, 19 एंड नाउ 2024। निर्मला सीतारमण कहीं से चुनाव नहीं लड़ी थी, याद रखिएगा। लोकसभा का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था, राज्यसभा से आती हैं। 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदस्यता लेनी होती है, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की, वरना आपकी जो मंत्री पद है उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो पहले डिफेंस मिनिस्टर थी और अब फाइनेंस मिनिस्टर बनी। बट टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि भैया निर्मला सीतारमण को क्या करना चाहिए। वो 6 चीज़ें। सुभाष चंद्र गर्ग जो कि सेक्रेटरी थे और उनके निर्मला सीतारमण से बनती नहीं थी, तो वी मेक पॉलिसी करके किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, वो आप पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो यहाँ जो एक कुछ रीज़न की वजह से मैं कह रहा हूँ, तो जो नई एनडीए गवर्नमेंट है, अब आपको पता है कि इसमें नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, इन सब ने अपनी मिनिस्ट्रीज रिटेन की है, स्पेशली बिग 4। तो ये मिनिस्ट्रीज रिटेन करी गई हैं, कोई चेंज नहीं आया है, बहुत अच्छी बात है। नितिन गडकरी एज वेल। सो हेल्दी बैलेंसेस, यहाँ पे अगर निर्मला सीतारमण की बात करें तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है इस बार, क्योंकि भारत की ग्रोथ से लेकर, एम्प्लॉयमेंट से लेकर, बैलेंस शीट से लेकर, फिस्कल पॉलिसीज से लेकर, बैलेंस ऑफ कैपिटल से लेकर, एवरीथिंग निर्मला सीतारमण को इस समय देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पता ही है कि इस समय हम सबसे नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में वॉर चल रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आज ही ससुरे नॉर्थ किम जोंग उन ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, बोला मार के ससुरों को, मार के साला मार मत। तो वहां पे डीमिलिटराइज जोन में भागे बहुत तेज। उसके बाद फिर साउथ कोरिया वालों ने दौड़ाया, भाई कहाँ चले आ रहे हो। तो समझ रहे हो कि नॉर्थ कोरिया पगला चुका है। मुझे लगता है कि अब एक और वॉर, इस तर्कश में एक और वॉर का तीर आप जोड़ लीजिए। और उड़ता तीर भाई अब वही है कि यहाँ समझिए कि इस समय हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हालात जो हैं वो इतने मतलब अगर पूरी दुनिया की बात करें, महंगाई है, पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं। भारत के लिए चीज़ें ठीक है, अभी तक ठीक ही रहे, लेकिन दोस्तों स्टिल सब चंगासी तो नहीं है, स्पेशली इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो सबसे पहले 6 चीज़ें। द फर्स्ट थिंग इज ग्रीनिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, मुझे ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी कह के आए थे कि 2070 तक हम न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो कार्बन पे चले जाएंगे। 2030 तक उन्होंने 5 इनिशिएटिव्स की बात की थी। कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कोल जो है, कोयला, भारत का 80%, जो 80% हम कोयले से ही लेते हैं, जहां फ्रांस का 90% क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। हम हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते हैं और भारत के पास कोई चारा नहीं, क्योंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है। देखो प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, प्रॉब्लम क्या हुई है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, यूरोप, उन्होंने क्या किया 1950s से लेकर, मतलब इंडस्ट्रियल एरा से लेकर अभी तक, उन्होंने ना भयानक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया। चाइना और भारत जो अभी कर रहे हैं वो अमेरिका, यूरोप कर चुके 30-40 साल पहले। उन्होंने हाइड्रोकार्बन एनर्जी का इस्तेमाल किया, अब वो लोग तो डेवलप हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया देखो क्लाइमेट चेंज है तो आपको ये खत्म करना है। तो एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से है? यहां भारत चाइना यही बोलते कि भाई देखो हम पैसा क्यों दें, तुम्हारी करनी की वजह से हम पैसा क्यों दें। जब हमारी डेवलप करने की बारी आई है तो तुम हमसे कहते हो कार्बन बंद करो। अब कार्बन आपको बंद करना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई आपके पास चारा नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। तो हर देश को कार्बन को छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भारत के लिए दिक्कत यह है कि भारत को डेवलप भी करना है, साथ ही साथ आपको क्लीन एनर्जी पे काम करना है, ग्रीन एनर्जी पे काम करना है। अब अमेरिका, यूरोप को पैसा पूरा उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बात, यहां पे जो पैसे की बात होती है ना, पूरा फंड उनसे लो। बर्बाद तो तुम्ही ने किया है ना। तो ये है, तो यहां पे जो ग्रीन एनर्जी है, हीट वेव इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, गर्मी इतनी ज्यादा। अब देखिए भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। मैं तो कहता हूं भैया पैसा हो तो सोलर पैनल लगवा लो। सोलर पैनल 10 किलोवाट का लगभग 5 लाख का लगता है। अब 10 किलोवाट समझते हो ना, मतलब एक परिवार, अगर आपका एक एसी है, एक कूलर है, एक पंखा है, 4 लोगों का परिवार है, तो आपका 2 किलोवाट से काम चल जाएगा, ठीक है ना।
2 एसी हैं तो 4 किलोवाट हो गया, ठीक है, 4 साढ़े 4, 3 एसी है तो 6, तो ऐसे आप जो है वो मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है ना। तो वैसे आमतौर पर अगर आपके एसी नहीं है तो 2 केवी 2-3 केवी से काम चल जाता है, ठीक है ना। कूलर है, पंखा है, तो अब क्या है कि 10 बहुत हो गया। आमतौर पे लोग जो है कितना लगवाते हैं, 4 से 5 केवी लगवाते, तो वो तो 1.5 से 2 लाख में ही लग जाएगा आपको सोलर पैनल। अब इतनी गर्मी पड़ रही है, सोलर पैनल में जब आप सोलर पैनल यूज करोगे तो आप घर की बिजली तो यूज करोगे नहीं, सरकार सब्सिडी देती है, तो हो सकता है शुरुआत में आपको ये महंगा लगे, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हो ना तो बहुत सस्ता होता है ये, ठीक है। तो सोलर पैनल की तरफ जाओ, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओ। तो अब वही है कि जो एनवायरमेंट, वाटर और एनर्जी है, ये जो स्टडी हुई थी इनकी काउंसिल की, उन्होंने बोला कि मॉनसून बदल रहा है, अल नीनो ने पिछली बार बैंड बजा दी थी, इस बार ला नीनो आया, अच्छी बात है। तो अब इन चैलेंज को सही करने के लिए बजट बढ़ाओ, फ्रंट लोडिंग स्पेंडिंग जरूरी है, आगे से खर्च करो, पेड़ लगाओ, ग्रीन एनर्जी लाओ, और कोई भी चारा नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, अभी बरसात शुरू ही हुई है, मुंबई में हाहाकार मच गया है, अभी बस बरसात आने ही वाली है, समय से पहले मुंबई में मानसून आ गया, मुंबई डूब जाएगी भाई, बहुत बारिश होने वाली है इस बार। होपफुली ऐसा ना हो, पिछली बार इतनी बारिश नहीं हुई थी, तब तो गुड़गांव डूब गया, चेन्नई डूब गया, इस बार पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप ये समझो कि इस भारत के सारे बड़े शहर डूब रहे हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लेके आओ, वेदर रेजिस्टेंस क्रॉप लेके आओ, ठीक है। इसी ये जो चेंजिंग वेदर पैटर्न की वजह से भारत के क्रॉप्स बर्बाद होते जा रहे हैं, किसान आत्महत्या करता जा रहा है। स्टोरेज को इंप्रूव करिए, जैसे जो मंडी है ना, सरकार जहां से उठाती है अनाज एमएसपी पे, जो स्टोरेज है, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, टमाटर एक पेरिशेबल क्रॉप है, उसको आप 2-3 दिन थोड़ी ना रख सकते हो, आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। अब ये बहुत दूर दूर हैं, इन कोल्ड स्टोरेज को, वेयर हाउस को सरकार को बनाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। और फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टेज भी बहुत होती है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रीन एनर्जी पे काम करना ही करना है। अब हालांकि इंटरिम बजट जो है वो क्लाइमेट के लिए बड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उतनी स्पेंडिंग दिखती नहीं है। सेकेंड पॉइंट भैया, रिफॉर्म करने पड़ेंगे आपको। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, जीएसटी 2017 में लेके आए थे, बड़ी चोट लगी थी लोगों को, डिमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी लोगों की कमर टूट गई, लेकिन अब जीएसटी एक बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो रहा है, ठीक है ना। मुझे लगता है सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, उसकी हम अभी बात करेंगे। तो 1991 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो 2017 में जीएसटी रहा, ठीक है। अब अगला क्या है, लेबर, लैंड रिफॉर्म्स आज तक है नहीं, लैंड रिकॉर्ड्स है नहीं, डिजिटाइजेशन हो नहीं पाया है। जिस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ना, भारत की आधी प्रॉब्लम सॉल्व, आधी क्या 80% भारत की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ज़मीन के लिए लड़ाई होती है, ज़मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ज़मीन के दाम बढ़ते हैं, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज़मीन पे ही होगा, ज़मीन आपको चाहिए, लेकिन ज़मीन पे ही रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे हैं, लैंड रिफॉर्म नहीं आ पा रहे हैं। जहां आचार्य विनोबा भावे जो हैं सर्वोदया मूवमेंट शुरू करके, मतलब समझिए कि उन्होंने कितने ही लोगों से ज़मीन ले ली, पैदल चल के, असली गांधीयन थे वो, लेकिन आज हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेबर की क्या बात करें, एक तरफ हम देख रहे हैं सब चंगा सी, एक मॉल के सामने हम देखते हैं सब नंगा सी। तो बात यह है कि जो लेबर है, लेबर के डेली वेजेस तो बढ़ नहीं रहे हैं, स्किल्ड लेबर नहीं है, लेबर है तो काम नहीं है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। अब खैर शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है, कमाल का काम किया इन्होंने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को लगभग कृषि में सबसे ऊपर लेके आ गई है, वीट में, अनियन में, सोयाबीन में, धनिया में, आप बस क्रॉप के नाम लो, एमपी को आप सेकंड या थर्ड पे पाओगे, समझ रहे हो। तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल मिनिस्टर यहाँ पे बनाया है कृषि शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन मत भूलो, कोई भी मंत्री हो, पैसा कहाँ से आएगा, निर्मला सीतारमण जी देंगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो पैसा देती है ना, तो पैसा तो यहीं से ही आएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब रंबा रंबा हम्बा हम्बा बम्बा बम्बा, अब ममता दीदी काम करेंगी नहीं करेंगे वो तो बाद में पता चलेगा। देखिए सब केंद्र का काम बढ़िया होता है, जहाँ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है आप उनका काम देख लो, और जहाँ राज्य उनका काम देख लो। सबसे बेसिक एग्जाम्पल बताऊँ, आप एग्जाम्स को देखो, यूपीएससी से लेके कोई भी आप एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम का एग्जाम निकालो, एसएससी भी, वो ठीक ठाक हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, पेपर लीक भी कितने नहीं होते हैं। अभी एनटीए का हुआ हालांकि, लेकिन अगर आप राज्य के एग्जामों में जाओ
तो एग्ज़ाम आता है तो पोस्ट नहीं निकलती है, पोस्ट आती है तो फिर पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो गया, फिर से एग्ज़ाम हुआ, फिर से एग्ज़ाम करके बच्चा एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर रिजल्ट आने का रिजल्ट आया, फिर पता चलता रही तो पेपर वा लीक हो गया। ठीक है, तो पेपर वा तेरा इश्क है पी, तो इसी चक्कर में ही जो है आदमी के 10 साल मतलब 10 साल चले जाते हैं, आदमी ही हो जाता वो एग्ज़ाम देते देते। बस फिर क्या करें, बेरोजगार संस्था बनानी पड़ती है। तो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए। रिफॉर्म्स जो है वो ग्रोथ पोटेंशियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझना पड़ेगा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उनकी वजह से रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन दिक्कतें तो होने वाली हैं। जॉब सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, नौकरी, हमको नौकरी दे दो भाई, हमको कोई नहीं। नौकरी कैसे मिलेगी? अभी भयानक डेटा सामने आए कि भारत एक बेरोजगार देश है, भारत एक युवा देश के साथ साथ एक बेरोजगार देश भी है। फिर बात हुई कि स्किल्स की ज़रूरत है, हमको स्किल इंडिया चाहिए, स्किल सिखाइए, जॉब पाइए, तेल लगा लो डाबर का तो बात वही है। तो अब ये समझिए कि जो इन्वेस्टमेंट 27% 2019-20 में थे प्री पैंडमिक में, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खाली 17% से बढ़ा है। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, सरकार को टैक्स कम करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है सरकार को। और सरकार जब तक ये नहीं करेगी, देखिए गरीब टैक्स देता नहीं है, अमीर टैक्स देने से बच जाता है, मिडिल क्लास टैक्स देते हैं। और मिडिल क्लास सर्विस सेक्टर पूरी भारत को अपने कंधे में उठा के ऐसे ऐसे चल रहा है ना। सारा भार लो, अरे अरे ऐसे ऐसे झुक गए हम, ठीक है ना। सारा भार मिडिल क्लास पे डाल दिया है, टैक्स तुम ही भरोगे, और मिडिल क्लास जाके वोट भी करता है, ये भी आपको बता दूं। तो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे टैक्स डाले जा रहे हो, आपको ये काम करना पड़ेगा, टैक्स में रिफॉर्म लेके आओ। आज भारत में कंपनी खोलने में 1 महीना लग जाता है, बहुत नॉर्म्स हैं। क्यों कोई बाहर ना जाए? क्यों आए भाई एलोन मस्क भारत में, क्यों वो चाइना ना जाए? आप मुझे एक बात बताइए, लंदन में 1 दिन में कंपनी खुल जाती है। तो भाई ये काम आपको करना पड़ेगा। इतने टैक्स है भारत में, भाई मैं तो खुद कंपनी चला रहा हूं, मुझे पता है जीएसटी के बाद फिर आपको इनकम टैक्स देना है। तो 50% तो आप 18%, अब आप बोलेंगे सर जीएसटी तो है ही, 18% तो आप कंज्यूमर से, अरे यार कंज्यूमर भी तो दे ही रहना पैसे। मान लो एग्जांपल, जैसे हमारे 300 रुपए के कोर्स आते हैं, अब उसमें 18% जो है वो जीएसटी चला गया, आप समझ सकते हो। अब अगर मान लो कि मेरा 54 रुपए, 350 रुपए का कोर्स हो गया, मैं 54 रुपए सस्ते में बेचता ना फिर कोर्स को। अगर मान लो कि बच्चा 350 रुपए अपनी जेब से दे रहा है, इतना टैक्स नहीं तो मैं 50 रुपए सस्ते में बेचता। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए टैक्स को लेकर, ठीक है। स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं उनको रियायत देनी चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार इतनी जॉब नहीं दे सकती। रिक्त पद खाली हैं, नो डाउट, रिक्त पद 10 लाख है, 12 लाख है, लेकिन हमारे यहाँ जो युवा है ना, जो बेरोजगार युवा करोड़ों में है और हर साल नई खेप तैयार हो रही है। तो सरकार इतनी जॉब नहीं दे सकती, दैट इज सिंपल मैथ्स, आपको ये समझना पड़ेगा। जॉब आपको प्राइवेट सेक्टर ही देगा, और जब तक आप उसको नहीं इंकरेज करोगे तब तक कैसे होगा, आप बताइए। तो यही है। तो रूरल कंजम्पशन जो है 2023-24 में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, फार्म आउटपुट को लेके, एरेटिक रेंज को लेके, वेदर इवेंट्स को लेके। नॉर्मल मॉनसून इस बार डेफिनेटली रूरल डिमांड को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेन रहेगा। और यू हैव टू अंडरस्टैंड, भारत में एक तरफ आप डेवलपमेंट देख रहे हैं बट लो वेज है, ऐसा नहीं है, लोगों की कोई इनकम खास बढ़ नहीं रही है, बस महंगाई बढ़ रही है। पेपर पे तो हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बोल रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कुछ है नहीं। इनइक्वालिटी बेसिकली बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आपको देखना पड़ेगा, स्किल गैप को कम करना पड़ेगा, और इसकी वजह से हारी है बीजेपी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा था ना, ये बहुत भारी पड़ गया। योगी आदित्यनाथ इसने बोला कि जितनी भी भर्ती है उन सबको भरो, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जूस अप करिए। और जैसा कि हमने बताया कि भाई अगर आप कंपनी को खुश रखोगे तो आपको खुश रखेंगे, सरकार को बहुत रिटर्न आएगा। आप थोड़ा फ्लेक्सिबल तो हो, है ना। तो इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे उसमें साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि अब देखो बहुत हुआ सम्मान, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आओ। प्राइवेट काम ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। सरकार जहाँ पे नहीं संभाल रही है वहाँ प्राइवेट को दे दे, ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट कंपनीज को लेके आएंगे ना तो हमारी सर्विसेज अच्छी होंगी, राइट। तो पीएलआई स्कीम्स सरकार ने चलाई है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ठीक है। एप्पल ने देखा भर भर के इन्वेस्टमेंट किया, तो बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत घसीटो, उनको बोलो बेटा कंपनी खोलनी, चला कंपनी, एलोन मस्क बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ, तुम करो डेवलप भारत को।
आप ये समझिए कि भारत कितना महान देश है, कितना टैलेंटेड देश है। अमेरिका में इतने इंजीनियर्स है ही नहीं बेटा। अमेरिका वो अलग है। दुनिया में भारत GCC कैपिटल है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये मैंने लेक्चर लिया था। सर्विस सेक्टर में भारत सबसे ज्यादा शानदार इंजीनियर्स पैदा करता है। एक्सेंचर का 7 लाख वर्कफोर्स में 4 लाख तो भारतीय हैं। IBM ने डेटा रिलीज किया, उन्होंने बताया कि आधे से ज्यादा भारतीय हैं। ये सब इसलिए डेटा रिलीज नहीं करते क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन अगर इन्होंने वर्कफोर्स का डेटा रिलीज कर दिया तो सब आपको इंडियंस मिलेंगे। और नो वंडर कि सारी बड़ी पोजीशंस पे भारतीय क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि दे आर टैलेंटेड। तो ये समझना पड़ेगा। तो अब आपको भारत में ही रह के भारत को बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए आपको उनको इंकरेज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, बस बातें बोल बोल के कुछ काम नहीं होने वाला। तो हमको समझना है ये, ओके। देन उसके बाद फिस्कल डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करना ही करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो फिस्कल कंजर्वेटिव पिछले 2 टर्म्स में रही है, ग्लोबल रिवीजन जो भारत का आउटलुक पॉजिटिव है, नो डाउट, बट स्टिल खर्चा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बजट जो है वो स्टक है, स्पेंडिंग जो है इस समय यू हैव टू मीट दी रूरल डिमांड। इस बार बजट जो है आने अभी जो फरवरी में आएगा वो देखने वाला रहेगा। तो सरकार को ये सारी चीज़ें करनी है। निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीदें हैं इस टर्म्स में, देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।